तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के रिगार्डिंग। तो ये टॉपिक जो है सिविल सर्विसेज जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हमारा यूपीएससी सीएसई के लिए सीएपीएफ पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस आती है। और फिर ये स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए और आप एसएसबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे इन सारे चीज़ों के ऊपर में, जैसे ओरिजिन के ऊपर में बात करेंगे। अप्सपा नॉर्थ ईस्ट में है, कितना पार्ट में है, अभी है कि नहीं है, उन सब पे बात करेंगे। आज क्या सिग्निफिकेंस है उसका, और फिर क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों अप्सपा को अपोज किया जा रहा है, और अभी तक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, कौन सी कमेटी बनाई है, क्या रिकमेंडेशन दिया है। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड, फिर एक पीटी का क्वेश्चन, फिर एक मेंस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आप इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे और इसका सॉल्यूशन आप दे पाएंगे। तो ये रही, अब मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो ये अप्सपा की ओरिजिन की बात की जा रही है। ठीक है, अप्सपा की ओरिजिन की बात करूँ मैं अगर, तो सबसे पहले अप्सपा को, ऐसा नहीं है कि अप्सपा को कि सबसे पहले ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1958 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सीधा ले आई। वो ले तो आई है इंडियन गवर्नमेंट ने उसे उसी टाइम पे, लेकिन उसका अगर मैं रूट्स की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट्स की, अगर मैं बात करूँ उसका, तो उसका रूट्स कहाँ पे है, यहाँ पे है उसका रूट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट। जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उस टाइम पे हमारे उसको मतलब 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिश राज ने ये लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू किल, ये जो है आपको ये दिया था ऑफिशियल्स को कि आप इस मूवमेंट को रोकिए। इस मूवमेंट को रोकने के लिए अगर आपको लोगों को मारना पड़ता है मारिए, अरेस्ट करना पड़ता है बिना वारंट के तो अरेस्ट कीजिए। तो ये लिंगलिथगो ने 1942 में सबसे पहले ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये पावर दिया था। तो ये उसी टाइम की एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ओरिजिन था। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 1958 में जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको नागालैंड वगैरह में, असम वाले में, अरुणाचल प्रदेश वाले में, मणिपुर वाले रीजन में, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए 1950-60s में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी थी। तो फिर 1958 में फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो अप्सपा लेकर के आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी उसकी ओरिजिन की कहानी। अब मैं आगे चलता हूँ। अभी ये बता दिया कहाँ कहाँ पे अभी तक वो लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी अप्सपा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मैं बताऊँ अप्सपा के बारे में, तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ये क्या देती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है। क्या देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। ये रहा मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नीचे हो जा थोड़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। ठीक है, तो ये आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है। ये क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। देखो, ऑर्डिनरी पावर में क्या होता है कि आपको अगर कोई अरेस्ट करता है तो पुलिस तो आपको बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रही है। उसके बाद उसके पास एक प्रॉपर वारंट होना चाहिए, तभी आपको वो अरेस्ट करके पुलिस ले जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस रीजन में अप्सपा लगा होता है उस रीजन में पुलिस आपसे पूछेगी नहीं, आपको सीधा शक के बिना पे आपको सीधा अरेस्ट कर सकती है। आपका बिना वारंट के आपके घर को तलाशी ले सकती है, आपका तलाशी ले सकती है, आपके मूवमेंट के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, अंडर अप्सपा। तो ये रहा, मैंने अब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। तो ये मैंने बता दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट से ही इसका ट्रेस किया जा सकता है ये। अब इसको कहाँ लगाते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि इसको डिस्टर्ब एरिया में लगाया जाता है जनरली। अब डिस्टर्ब एरिया किसको बोलते हैं, देखिए डिस्टर्ब एरिया जो होता है ना, वहाँ वो एरिया जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जहाँ पे अब ऐसा हालत है कि स्टेट की पुलिस उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए अब सक्षम नहीं है। तो ऐसे केसेस में अब अप्सपा वहाँ पे लगाया जाता है। तो क्या अप्सपा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, तो हाँ, अप्सपा स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को बोलेगी, तो गवर्नर फिर सेंटर को बाय द गैजेट ऑफ इंडिया उसमें लिखते हैं और फिर सेंटर वहाँ पे ट्रुप्स भेजती है। क्या सेंटर खुद भी लगा सकती है, तो हाँ सेंटर खुद भी लगा सकती है। यहाँ पे मुझे लिखता हूँ, सेंटर जो है लगा सकती है कि नहीं लगा सकते, हाँ सेंटर को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर को अगर लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अब वैसे केसेस में फिर वो सेंटर भी आपको अप्सपा लगा देगी। ठीक है, तो अप्सपा 1958 ये रहा 1958, यहाँ पे हाँ ये रहा 1958। तो अंडर दिस ये अप्सपा को लाया गया था। चलिए,
अब जम्मू कश्मीर में भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही एक लॉ है, अफसपा जैसा ही है, लेकिन अफसपा ही नहीं है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर को इनेक्टेड किया गया है, वहीं से सिमिलर एक्ट है स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर। अब ये देख लीजिएगा मैप में आपकी असम में, नागालैंड में, अरुणाचल के एरिया में, मणिपुर के एरिया में अफसपा लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने अब आगे चलता हूँ, ठीक है। तो ये देता है क्या, उसके बाद में मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की बात कर ली, उसके बाद इसका सेक्शन 4 की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में एक सेक्शन 4 है। ये सेक्शन 4 क्या देता है, यही सेक्शन 4 के अंदर में इसको विदाउट वारंट जो है ना, ये विदाउट वारंट जो है सर्च करने का, उसके बाद में उसको पकड़ने का, ये सब सारा का सारा जो है इसी मतलब अफसपा के सेक्शन 4 के अंदर में ये सब पावर्स मिलती है, कन्फर की गई है, ठीक है। अभी इसमें अगर मान के चलिए पुलिस ऑफिशियल्स है या ट्रुप्स है, उसको लगता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो उसको वो बिना वारंट के, मैंने बताया कि वो लेकर के सीधा उसको अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद अगर वो उसको लगता है कि ये व्यक्ति घातक है या भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो पहले वार्निंग देगी। अगर वार्निंग देने पे वो नहीं मान रहा है या मान रही है, तो फिर उसको शूट किया जाएगा, ठीक है। तो ये दिया गया है। अभी क्या बात आती है कि क्या ये जो एक्शन जो किया गया है, ये जो पुलिस ने या जो ट्रुप्स ने जो एक्शन किया है, क्या स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर में इंक्वायरी बिठा सकती है कि ये एक्शन संदिग्ध है या सही नहीं है? तो जी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये बिल्कुल भी पावर नहीं है कि वो इसके ऊपर में इंक्वायरी बिठा पाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेंटर के पास में है अथॉरिटी, कि सेंटर अगर चाहे तो फिर उस इंक्वायरी को या उस इनकाउंटर को चेक कर सकता है, उसकी लेजिटिमेसी कि वो सही इनकाउंटर था कि नहीं था, ठीक है। और जिस किसी को अगर मान के चलिए पकड़ा जाता है, किसी अपराधी को या किसी को अगर पुलिस शक के बिना पे अरेस्ट करती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर में पुलिस के नियरेस्ट जो भी थाना है वहाँ पे उसको ले जाना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस हो या फिर अपने फ़ौज के हो, CAPF या CRPF के लोग। अब डिस्टर्ब एरिया का डेफिनेशन सेक्शन 3 में दिया गया है। डिस्टर्ब एरिया हो सकता है एथनिक क्लासेस के चलते, या रिलीजियस कोई दंगा हो जाए उसके चलते, या फिर बहुत ज़्यादा लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में कर ले उसके चलते, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ तक बात कर लिया है इन सब चीज़ों का। तो मैंने इसकी ओरिजिन को कवर कर दिया आपके लिए। उसके बाद इसमें अबाउट अफसपा क्या है, उसके सेक्शन 4 की बात कर दी। उसके बाद में यहाँ पे सेंटर और स्टेट क्या कर सकती है, मैंने उसका बात कर दिया। अब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की मैं बात करता हूँ। तो अफसपा जनरली हम जब भी अफसपा आता है तो हमारे दिमाग में एक मैप बनता है कि नॉर्थ ईस्ट में लगा होगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों अफसपा लगा हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट में अफसपा के पीछे सबसे मेन रीज़न जो ये है ना, कि 1950s 1960s के टाइम पे हाई इंसर्जेंसी, वहाँ पे जैसे नागा नेशनलिस्ट ग्रुप NNC, नागा नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे ग्रुप्स वगैरह हैं, यही सब वो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं जो डिमांड कर रही है कि हमको एक अलग नागालैंड चाहिए, हमको वो इंडिया से अलग चाहिए। उसके बाद NSCN खापलान वगैरह जो हो गया, NSCN खापलान, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को वहाँ पे मार पीट रही है, कह रही है कि तुम हमारा सपोर्ट करो, हम एक अलग स्टेट बनाएंगे। तो इस सब को ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने अफसपा को उस टाइम पे लेकर के आए थे। इतना ही नहीं, मणिपुर वगैरह के एरिया में मीती डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे तुमको मिलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में तुमको वहाँ पे भी देखने को मिला था इंसर्जेंसी वगैरह। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में मिला था। तो इसीलिए जनरली अब ये लाया गया है। अब बात ये आती है ना कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ऐसा हो सकता है कि जो लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, वो अलग से जो डिमांड जो कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको जो है बाहर से फंडिंग मिल रहा हो, या सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को भड़काया जा रहा है फॉरेन एक्टर्स के द्वारा। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए। नॉर्थ ईस्ट में नागा इंसर्जेंसी, NNC की बात कर दिया, सेक्शनिस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट, अलगाववादी वगैरह ये सब कर सकती है। अब देखो, अब इसके क्रिटिसिज्म पे आते हैं, इसको क्यों अपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो अपोज करने के पीछे ये रीज़न है ना यहाँ पे, कि अभी कुछ ऐसा भी मिला है कि जो ट्रुप्स वगैरह हैं उनके द्वारा कुछ रेप के भी वो आए हैं केसेस के सामने, कैसा कहा जा रहा है इनके ऊपर में, अपराध ही लगाया जा रहा है इनके ऊपर में कि इन लोगों ने कुछ ऐसा है, मतलब एक्यूज किया जा रहा है इनके ऊपर में। उसके बाद में कुछ फेक इनकाउंटर का होना, ठीक है, फेक इनकाउंटर बहुत सारा देखने को मिला है। मणिपुर में भी कुछ ईयर्स पहले, ये जो 2012-13 में भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा इनकाउंटर्स हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग भी एक दिक्कत है कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। उसके अलावा ये फंडामेंटल राइट जो है, ये हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 जो हमें आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है, तो ये उसको खिलाफ है, क्योंकि ये तो ले जा रहे हैं ना बिना वारंट के ग्राउंड पे, तो ये हमें कहाँ बचा रही है आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन के ग्राउंड पे। तो ये सब है, इसका क्रिटिसिज्म है।
तो समझ गए, ये ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन राइट का वायलेशन, उसके बाद में रेप्स वगैरह के चार्जेस, फेक इनकाउंटर बहुत ज़्यादा, इस सब के चलते इनका ये क्रिटिसिज्म है। अब इसके लिए स्टेट ने क्या किया है, अब अपने सेंटर ने क्या किया, इसके लिए क्या कमेटी बनाई, तो इसके लिए बहुत सारा वो कमेटी बनाई गई है। अभी एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए जब ऐसा चीज़ें होंगी ना कि मान के चलिए जो वहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो लोग हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको लगेगा ही नहीं कि एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब कोई असम से आकर के देखेगा, दिल्ली आकर के या यूपी आकर के, कोई दूसरा स्टेट जा कर के देखेगा, तो उसको एकदम लगेगा कि यहाँ पे लोग फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है। वहीं वो अपने स्टेट में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, तो उनको एक अलगाव लगेगा, फीलिंग ऑफ एलिनेशन आएगा, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा, और इस ट्रस्ट डेफिसिट को फुलफ़िल करने का क्या तरीका है कि सिविल सोसाइटी है, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सब साथ में मिल करके, पुलिस ऑफिसर सब साथ में मिल करके एक्ट करेंगे। जब साथ में मिल करके एक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे लोगों के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट बढ़ेगा तो फिर ग्रेजुअल विथड्रॉल के साथ में अपसपा को हटाया जा सकता है, जो कि हमारा मेन एम है कि अपसपा एक टाइम के बाद हट जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, पुलिस मशीनरी इतनी स्ट्रेंथन हो कि वो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आराम से देख पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मैं चलता हूँ तो मैंने इसका ओरिजिन करा दिया, नॉर्थ ईस्ट में क्यों है ये करा दिया, इसके बारे में अबाउट सारी कुछ बता दी। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था मैंने ये भी आपको बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो स्टेप्स जो लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे एक जीवन रेड्डी कमेटी जो है, एक जीवन रेड्डी कमेटी, जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने क्या कहा है ना, इन्होंने कहा है कि अपसपा को रिपील करो। ठीक है, अपसपा को रिपील करो। ठीक है, और क्योंकि ये हाईली अनडिज़ायरेबल बताया है अपसपा को, क्योंककि इसका जो इतना ड्रैकोनियन जो एक्ट है, ये ड्रैकोनियन की तरह से जो रूल कर रही है, तो इसके लिए इन्हें गलत बताया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन है हमारा, सेकंड ARC, ये भी करता है कि अपसपा को हटाने के लिए। उसके बाद एक संतोष हेगड़े कमेटी होगी, ये रहा संतोष हेगड़े, संतोष हेगड़े कमेटी, ये भी बोलेगी अपसपा को हटाने के लिए। तो ये इन सब ने बोला है अपसपा को मतलब हटाने की बात, अधिकतर जितनी भी कमीशन वगैरह है वो सब कर रही है। ठीक है, ये रहा अपना सेकंड ARC का गाइडलाइन। अभी बात आती है कि क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो हम एक बार ज़रा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं इसका अच्छे से। मैं आपको समरी कर देता हूँ वे फॉरवर्ड का अच्छे से, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वे फॉरवर्ड क्या है ना, सबसे पहले हमें ये वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड में सबसे पहला क्या होना चाहिए, तो जो जस्टिस फॉर विक्टिम, जो भी विक्टिम्स हैं हमारे, जिनके साथ में गलत हुआ है, जिनके परिवार के लोगों का इनकाउंटर हुआ है, जिनके यहाँ रेप हुआ है, तो उनको जस्टिस मिले इन विक्टिम्स को। एक बात मैं और बताऊंगा, जीवन रेड्डी कमेटी का ये भी कहना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह या जो फोर्सेस जो ऑपरेट कर रही है अपसपा के अंदर में, उनको ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में लाना। तो ये मैं ऐड कर देता हूँ कि ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में लाना। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में लाना। और ये बात किसने कहा था, संतोष हेगड़े कमेटी ने, संतोष हेगड़े। तो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में लाने का क्या मतलब है, जैसे कि अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपके पास वारंट होना चाहिए, और आपने अगर इनकाउंटर किया है और वो गलत है तो उसके ऊपर में स्टेट इंक्वायरी बिठा सकती है, उसकी लेजिटिमेसी को चेक कर सकती है। तो ये कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होना चाहिए, तो हमें सिविल सोसाइटी को, वहाँ के सिविल सोसाइटी को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना चाहिए। सिविल सोसाइटी को वहाँ के ब्यूरोक्रेसी के साथ में मर्ज करना चाहिए। ठीक है, ऐड करना चाहिए, ताकि वह बेटर डिसीजन वहाँ से लेके आ सके। और क्या किया जा सकता है, बाइंडिंग ट्रस्ट का बिल्डअप करे, इससे ट्रस्ट बिल्डअप होगा ही, आपको फिर ग्रेजुअली रिमूव कराए धीरे धीरे करके, और नॉर्मेल्सी इम्प्रूव करे। नॉर्मेल्सी कहने का मतलब क्या है ना, नॉर्मेल्सी की बात हम क्यों करते हैं यहाँ पे, ये चौथा नंबर पॉइंट में लिखता हूँ, नॉर्मेल्सी। नॉर्मेल्सी की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया का एक्सेस चाहिए, ठीक है ना, या साउथ एशिया का एक्सेस चाहिए, स्पेशली साउथ एशिया का एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस यहाँ पे नॉर्मेल्सी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बने रहना, क्योंकि तभी इंडिया उस रीजन के साथ में ट्रेड वगैरह कर सकती है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूँ और, तो एक और मैं बात कह सकता हूँ कि ये जो है ना कि लोकल पुलिस मशीनरी को और स्ट्रेंथन करना, लोकल पुलिस को स्ट्रेंथन करना, लोकल पुलिस को जो हो गया स्ट्रेंथन करना।
इससे क्या होगा, लोकल पुलिस स्ट्रेंथन हो जाएगी तो वो नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील कर पाएगी। तो इससे हमें जो है आर्म्ड फोर्सेस या फिर सीआरपीएफ इनकी आवश्यकता कम पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पीपीटी के तरफ अपने। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम इस पर कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं अब इस पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, द ओनली सेंटर कैन डिक्लेयर पार्टिकुलर एरिया एज ए डिस्टर्ब एरिया अंडर अपसपा। क्या सेंटर ही सिर्फ कर सकती है, गलत है। एरिया एज डिस्टर्ब, ओनली सेंटर कैन डिक्लेयर पार्टिकुलर एरिया एज डिस्टर्ब एरिया अंडर अपसपा, नहीं, सेंटर ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर ए पार्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सही बात है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो स्टेटमेंट 2 रहा, ये हमारा सही है। आगे चलते हैं। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अपसपा, द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया डिस्टर्ब वाज कन्फर्ड ओनली अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, गलत है। स्टेट गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू रेप्रिमांड और प्रोसिक्यूट दोज मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज दैट कमिट ह्यूमन राइट वायलेशन, नहीं, ये सेंटर के पास है, बताया था मैंने। डिस्टर्ब स्टेटस शुड बी रिव्यूड एवरी 6 मंथ, सही है। अब क्या पूछ रहा है ये, अगले पेज में चलते हैं, देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है इसमें से, तो 1 और 2 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958 हैज़ ऑफन बिन क्रिटिसाइज्ड एज ए ड्रैकोनियन एक्ट फॉर द अनब्रिडल्ड पावर। मैं बता दूं इसको ड्रैकोनियन एक्ट क्यों कहा जाता है। ये ड्रैकोनियन एक्ट इसलिए कहा जाता है ना कि जैसे मान के चलिए कोई अगर चोरी करता है तो 100 रुपया चोरी कर रहा है, बट उसको सज़ा में फांसी मिल जाए, तो उसको इतना स्ट्रिक्ट एक्ट है कि इसको ड्रैकोनियन एक्ट कहा जाता है। तो क्या इसको रिपील्ड कर देना चाहिए, क्या यह ड्रैकोनियन एक्ट है, तो उसके ऊपर में आप आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर जल्द अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।